Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन मॉड्यूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिक वर्क का दूसरा पार्ट का। जैसा कि पहले पार्ट में बात किया उसकी प्लेसमेंट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ईंट जुड़ाई का काम चल रहा है। इसमें आप लोगों को जो ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके से काम करवाना है अपनी साइट पे। अगर मेरा ईंट का जुड़ाई कॉलम के साथ हो रहा होगा तो कॉलम में आपको रफ सरफेस बनाना, हथौड़ी और छेनी के द्वारा जो आपका कॉलम होगा उसके रफ सरफेस बना सकते हैं, ताकि उस पे आपका जो ईंट जुड़ाई हो और साथ में जो कॉलम का रफ सरफेस हो, दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा बन सके। और दूसरा इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक वॉल है, दीवार है, उस दीवार में दूसरा दीवार जाके जोड़ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से जोड़ते हैं, उसमें आपको एक दीवार में आपको की ज्वाइंट छोड़ा जाता है। की ज्वाइंट आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, एक ईंटा आपका बाहर निकला हुआ है, उसके बाद गैप है, उसके बाद फिर दूसरा ईंटा बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग हर एक में की ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। जब इधर से आपका दूसरा ईंटा जाएगा तो इस वाले में जाके लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जब वॉल टू वॉल कनेक्ट करते हैं तो हम लोग की ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, और जब हम अपना वॉल को कॉलम के साथ जोड़ते हैं तब आप वहाँ पे हैकिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा बन सके। और जो अगला चीज़ है, आपको दिख रहा होगा इमेज में कि आपके जो मिस्त्री है वो चेक कर रहे हैं उसका साहुल से वो एकदम वर्टिकल सीधा है कि नहीं। जो वो ईंट जुड़ाई कर रहे हैं उसका जो लेयर होगा वो लेयर सीधा है कि नहीं। ऐसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टली भी चेक करते हैं। दो लाइन डोरी लगाए कॉर्नर टू कॉर्नर, वहां से हम लोग ब्रिक बिछाते हैं। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं स्ट्रेट हमारा वॉल जा रहा है कि नहीं। चाहे तो हम वर्टिकली साहुल के द्वारा चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली हम लोग लाइन डोरी के द्वारा काम करते हैं। इस तरीके से आपके साइट पे काम करवाना होता है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोर्टार ज्वाइंट के बारे में। जो हम लोग मसाला जो प्रोवाइड करते हैं एक लेयर पे, उसके बारे में, उसकी थिकनेस के बारे में। जो मतलब हम लोग एक लेयर बिछाएं, ऐसे ब्रिक का एक लेयर बिछाने के बाद इसके बाद हम लोग फिर मसाला बिछाते हैं। जो मसाला बिछाते हैं वो कितना बिछाएं हम, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसका थिकनेस हम लोग 10 से 12 mm लेकर चलते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जहाँ से भी इनिशियल स्टेज से काम स्टार्ट चले और आपका जब भी फाइनल स्टेज तक जाए, तब आपका हर एक लेयर में आपका जो मोटार का थिकनेस हो वो मेंशन होके चले। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आपको दिख रहा होगा आरसीसी बैंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरसीसी बैंड आपको प्रोवाइड क्यों करना चाहिए। आरसीसी बैंड प्रोवाइड करने से आपका जो क्रैक्स डेवलप होता है उन क्रैक्स को बचाता है। मोस्टली केसेस में क्या होते हैं, चाहे तो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से आपके जब मूवमेंट होता है घर पे तो वहाँ क्रैक्स डेवलप होते हैं। अगर मैंने आरसीसी बैंड नहीं दिया हुआ है अपने वॉल पे तो क्या होगा, जो क्रैक्स मेरे डेवलप होंगे पूरे वॉल में हो जाएंगे, मेरे नीचे से लेके ऊपर तक हो गए। अगर वहीं पे मैंने आरसीसी बैंड प्रोवाइड कर दिया है तो क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप होते हैं तो क्या होगा, आपका एक ही फेज में रह जाता है। अब इस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि आरसीसी जो बैंड आपको प्रोवाइड करना है, हर एक 1 मीटर की हाइट पे लाना है। 1 मीटर की हाइट पे आने के आपको 2 रोड प्रोवाइड करना है। 2 रोड प्रोवाइड करने के बाद उसका थिकनेस होगा आपको 3 से 4 इंच बस प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से आप अपनी जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उस क्रैक्स को भी बचा सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका हुपिंग का केस होता है, हुपिंग क्या होता है कि जनरली हम लोग जो भी हमारा ब्रिक वॉल होता है उस वॉल पे हम लोग जनरली 2 रोड लाते हैं, सिंपली रोड, जो कि चाहे वो 6 mm का होगा या फिर 8 mm का। ब्रिक वर्क के लेयर पे जो हम लोग मोटार बिछाते हैं, जो मसाला बिछाया उसी मसाले पे हम लोग 2 रोड प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो भी हमें क्रैक्स डेवलप होने से रोकता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि हमारा जो आरसीसी बैंड था और जो हमारा हुपिंग होगा, इसमें हम लोग कितने mm का सरिया हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग जनरली जो हुपिंग का केस होता है इसमें 6 mm या 8 mm का लेके चलते हैं, और जो हम लोग आरसीसी बैंड प्रोवाइड करते हैं उस आरसीसी बैंड में हम लोग को 8 mm का या 10 mm का सरिया प्रोवाइड करना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन किसका, चाहे तो वो दरवाजे का होगा या फिर हमारे खिड़की का होगा। जब भी हम ईंट जोड़ाई का काम करते हैं तो उसमें आपको पोजीशन देना पड़ता है
कि कहाँ पे मेरा दरवाज़ा आने वाला है, तो उस जगह पे हम लोग मार्किंग कर देते हैं ताकि जहाँ पे मेरा दरवाज़ा होगा उससे पहले तक हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे, जहाँ पे मेरा दरवाज़ा आने वाला होगा वहाँ पे हम लोग ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग ब्रिक वर्क एक ऐसी हाइट पे आ जाते हैं जहाँ पे कि हमको विंडो प्रोवाइड करना होता है, जो खिड़की हम लोग देते हैं, वहाँ पे आपको जितना भी खिड़की का डायमेंशन होगा वो चीज़ हम लोग छोड़ के चलते हैं। तो वो चीज़ आपको मेंशन करना है, ध्यान में रखना है कि पोजीशन का। और एक चीज़ आपको हमारे इमेज में दिख रही होगी, एक कॉलम है, उस कॉलम में आपको एक होल दिख रहा होगा। ये क्या चीज़ है कि हमारा जो पोजीशन होता है, जो दरवाजे का, उसमें जो हुक लगता है, जो हम लोग चौखट लगाते हैं, उस चौखट को हम लोग कलमपू सेट करते हैं अपने ब्रिक वर्क में, या फिर जो हमारा कॉलम आता है उसमें। क्या होता है कि कॉलम जब बन जाता है तो हम लोग कॉलम को नहीं तोड़ते हैं। तो जब भी हमको कॉलम का कास्टिंग करना होता है उससे पहले ही, शटरिंग से पहले हमको ध्यान में रखना होता है कि हाँ मेरा इस पोजीशन पे मेरा कलमपू सेट होने वाला है, तो हम लोग उस पोजीशन पे चाहे तो एक बांस का टुकड़ा लगा देते हैं या फिर वहाँ पे हम लोग सैंड भर देते हैं, एक बोतल में डाल के सैंड भर देते हैं ताकि वो चीज़ मेरा वैकेंट रहे और अच्छे तरीके से कॉलम भी मेरा कम्पैक्ट हो पाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ताकि कॉलम को डिस्टर्ब ना हो। और जो अगला चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग ईंट जोड़ाई का काम कर रहे हैं तो एक दिन में आपकी ईंट जोड़ाई का हाइट, ऊंचाई कितना होना चाहिए, ये हमेशा 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक की ऊंचाई तक ही हम लोग को एक दिन में ईंट जुड़ाई का काम करना है। और जो यहाँ आप लोग को एक इमेज में दिख रहा होगा कि ईंट जुड़ाई का काम हो गया, उसके बाद कुछ मसाला नीचे गिरे हुए दिख रहे होंगे, और जो हमारा दूसरा इमेज है उसमें ब्रिक वर्क का काम चल रहा और साइड साइड में मोटार निकले हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड मोटार। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जब भी हमारा डेड मोटार होगा जो नीचे आ रहा होगा उसको हम लोग इकट्ठा कर लेना है, दोबारा से यूज कर लेना, निकाल देना है, क्यों हम लोग वेस्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं इससे। अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मेरा वो मसाला वेस्ट हो जाएगा। और जो आपको इमेज दिख रहा होगा ये ज्वाइंट का और रैकिंग का। रैकिंग क्या है, जैसे कि हम लोग मसाला डेड मोटार आ रहा था, उस डेड मोटार को क्लीन कर लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रैकिंग, ताकि बाद में अगर हम लोग प्लास्टरिंग करें तो उसमें बॉन्ड अच्छे तरीके से बन जाए। और जो इसमें आपको पहला इमेज दिख रहा होगा कि एक कॉलम है, कॉलम के बाद आपका एक ब्रिक वर्क हुआ है। तो अगर कॉलम के बाद मेरा छोटा सा ब्रिक वर्क हुआ होगा, उसके बाद मेरा कहीं पे दरवाजा हो रहा होगा, तो हम लोग को ध्यान में रखना है, एक तो सबसे पहले हैकिंग करनी है हमें कॉलम में, उसके बाद हम लोग को ब्रिक वर्क का काम करना है, ये हो गई। और दूसरा चीज़ हम लोग इसमें और उसकी मजबूती के लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा जो कॉलम का फेस है, उस कॉलम के फेस में हम लोग 1 इंच हम लोग होल करते हैं अपने कॉलम में, उसके बाद नॉर्मली 2 रोड मसाला पे बिछा देते हैं और उसके बाद ईंट जोड़ाई कर देते हैं, ताकि वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं ये चीज़ ना करूं, डायरेक्टली मैंने कॉलम के साथ जुड़ा छोटा सा वॉल जोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़े से मूवमेंट में वो हिलने लगता है, मजबूत नहीं होता, बॉन्ड नहीं पकड़ पाता, तो उसमें क्रैक्स आसानी से डेवलप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्यूरिंग का, कि जब भी आपका ईंट जुड़ाई का काम हो गया उसके बाद हमको क्यूरिंग करना चाहिए, ताकि क्यूरिंग आपकी जो मोटार होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ताकि आपके जो बॉन्ड बनते हैं ब्रिक और मोटार में, ये इन चीज़ों का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो क्यूरिंग हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा जो ब्रिक वर्क का काम होता है इसमें हम लोग को मोस्टली 7 से 10 दिन तक का क्यूरिंग करना चाहिए। अब जब मेरा स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा तो उसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, उस मोटार पे एक छोटा सा नेल लेके आते हैं, कांटी, और वो कांटी लाके उस पर हैमरिंग करते हैं। अगर वो मेरा आसानी से चला जाता है तो वो समझिए अभी तक आपका मोटार स्ट्रेंथ अचीव नहीं किया, और वो जब उस पर थोड़ा सा हमें पावर लगाना पड़ता है तो हम समझ लेते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ अचीव कर लिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट में बचता है ब्रिक वर्क काम होने के बाद, जो हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं या फिर प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो वो चीज़ जो हम लोग उसमें कटिंग करते हैं, जो ब्रिक वर्क का कटिंग करते हैं, वो कितना करना चाहिए हम लोग को, वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर मेरा कोई वॉल 4 इंच का है तो एक साइड में 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे मेरा एक साइड में चेजिंग हुआ, जस्ट उसके अपोजिट साइड में उसी पोजीशन पे आपका वहाँ पे चेजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और प्लम्बिंग का सेम केस, कि आपने प्लम्बिंग में एक वॉल के एक साइड में जहाँ पे आपने कटिंग किया, उसके अपोजिट साइड दूसरे साइड में सेम उसी पोजीशन पे कटिंग नहीं करना चाहिए।
अगर मैं चेजिंग की बात करूं कि आपका ब्रिक वर्क होने के बाद कितने दिनों के बाद चेजिंग करना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जब ब्रिक वर्क होने के बाद कम से कम 3 दिन के बाद आप चेजिंग का काम स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर प्लम्बिंग के लिए जो कटिंग काम करते हैं वो आप 3 दिन कंप्लीट होने के बाद ही उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें कंप्लीटली हमने बात किया ब्रिक वर्क के बारे में, ईंट जोड़ाई किस तरीके से करते हैं और ईंट जोड़ाई का जब आपके साइट पे काम हो रहा होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें बातें ध्यान में रखते हुए वो चीज़ आपको काम करवाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।